Hey students, welcome and welcome back to my channel. So I am here with another topic for all of you, that is Nursing Foundation Important Questions Part 5. So let's see what this slide covers for you. So the first question is blood transfusion. Yes, blood transfusion बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ प्रोसीजर ऑल्सो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि आएगा. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप नाम से समझ पा रहे हैं कि पूरा ब्लड या उसके कुछ कंपोनेंट्स का ट्रांसफ़र आउट करना, लाइक ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, डोनर से रिसिप्टेंट में, दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो इसके पर्पस क्या रहते हैं कि सबसे पहले जब आपको ब्लड वॉल्यूम रिप्लेस करना होता है या ब्लड प्रेशर आपको रिप्लेस करना होता है, जब हेमरेज का टाइम आता है, स्पेशली हेमरेज हो रखा होता है पेशेंट को, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हेमोटाइसिस हो सकता है, ठीक है, हेमाटेमेसिस हो सकता है, एंटीपार्टम पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, या ऑपरेशन हो सकता है, या किसी ट्रॉमा की वजह से या बर्न की वजह से. तो ब्लड वॉल्यूम अगर डाउन जाता है तो तब हमको उसे रिप्लेस करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है. उसके बाद O2 कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या फिर हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ाने के लिए, लाइक एनीमिया के केस में ऐसा होता है, ठीक है, तो जिनको हम विटामिन और आयरन थेरेपी दे करके ट्रीट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद क्या है कि हमें एंटीबॉडीज़ और ल्यूकोसाइड्स प्रोवाइड करने होते हैं जब हम इम्यून ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं. जो सीवियरली इल पेशेंट्स होते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो चली जाती है, तो वहाँ पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, ब्लड लेते हैं, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उस डेफिशिएंसी डिजीज़ से उनकी रिकवरी हो जाए, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन जब बॉडी में कम होता है, इसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स डाउन चले जाते हैं या फिर हीमोफिलिक ग्लोबुलिन डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. उसके बाद क्या है कि ल्यूकोपनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन जो होते हैं काफ़ी वो रहते हैं, तो उसको लोअर डाउन करने के लिए हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं. उसके बाद ब्लड को हीमोलाइटिक एजेंट्स के साथ रिप्लेस करने के लिए, लाइक फ्रेश ब्लड उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस है या हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, तो उसमें हम फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. उसके बाद क्या है, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ाने के लिए, जैसे ग्रैन्युलोसाइट्स में हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर ल्यूकोसाइट काउंट डाउन हो जाता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं. सो उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ कि सबसे पहले ब्लड जो है वो फ्रेश होना चाहिए, यस, ठीक है. उसके बाद क्या है, डोनर जो है उसको जॉइंटिस, कैंसर, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, एड्स या फिर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ट्रांसमिसिबल है, ठीक है. उसके बाद क्या है कि डोनर को आपको एड्स के लिए ज़रूर से टेस्ट करना है, ठीक है, उसकी ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करनी है, ठीक है. और ये भी देखना है कि वो रेसिप्टेंट के ब्लड के साथ कंपैटिबल होना चाहिए. अगर रेसिप्टेंट आपका ओ नेगेटिव है तो जो आपका डोनर होगा वो भी ओ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है. कोई भी एरर अगर ऐसा होता है, ठीक है, आपने ओ नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे. तो लेबलिंग करेक्ट करनी है और अच्छे से उसको मैच करना है. उसके बाद जो है ब्लड को आपको 1 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखना है, ठीक है. उसके बाद डोनर का जो है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, पल्स और ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, नहीं वाइटल्स नॉर्मल होने चाहिए. उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट और स्टेराइल और पायरोजन फ्री ट्रांसफ्यूजन सेट यूज़ करना है, एकदम न्यू सेट यूज़ करना है, ठीक है. सो इसमें क्या होगा कि क्लॉट्स जो है उसमें अच्छे से फिल्टर आउट हो जाएंगे और क्या होगा, एग्रीगेट्स कम बनेंगे. फिर आपको 18 गेज की नीडल का यूज़ करना है इन्फ्यूजन के लिए, ठीक है. इससे क्या होगा कि जो आरबीसीज है उनका डैमेज नहीं होगा, ठीक है, और एडिक्वेट रेट ऑफ फ्लो भी आएगा, ठीक है. उसके बाद आपको कोई भी, जब आप ब्लड एडमिनिस्टर करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, तो उससे पहले आपको कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी है, ठीक है. और उस जिस आईवी नीडल से आप दोगे उससे भी आपको कोई भी मेडिकेशन उससे पहले नहीं एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को. इससे क्या होगा कि जो रेड सेल्स है उससे डैमेज हो जाएगा. उसके बाद आपको रेट ऑफ फ्लो को 5 to 10 ml पर मिनट रखना है फर्स्ट हाफ आवर में ट्रांसफ्यूजन के, ये देखने के लिए कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि साइंस आ जाते हैं फर्स्ट हाफ आवर में, इसीलिए हम फर्स्ट हाफ आवर में 5 to 10 ml पर मिनट का ट्रांसफ्यूजन टाइम रखते हैं, ठीक है. तो सब्सिक्वेंट फ्लो रेट जो होता है वो उसी पर डिपेंड होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और हमें कितनी जल्दी ट्रांसफ्यूजन चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या है, एक्सपायरी डेट आपको चेक करनी है ब्लड बैग में और कलर ऑब्जर्व करना है, ठीक है.
उसके बाद आपको ये देखना है कि ब्लड जो है वो आपको स्लो रेट पे देना है। अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, जिसको हार्ट या लंग डिजीज़ है या अनीमिया है, तो उन केसेस में आपको क्या करना है, ब्लड को स्लो रेट पे देना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका होल ब्लड है या फिर वो पैक्ड सेल वाला है, ठीक है, वो आपको एडमिनिस्टर करना है इन अ कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। आपको कंटेनर को शेक नहीं करना है। अगर चाहिए तो ब्लड को आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग टू द पेशेंट। उसके बाद क्या, TPR चार्ट प्रायर द ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन आपको मेंटेन करना है, सो दैट कि अगर वाइटल्स में आपको ये पता चलेगा कि कॉम्प्लिकेशन अराइज तो नहीं हो रही, या फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, इसलिए। नाउ प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस क्या करते हैं, लैब में अपनी जो डोनर है उससे ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आर्टिकल से आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है। ये फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद हर एक जो डोनर यूनिट होती है, ठीक है, उसको आपको क्लियरली और रीडेबल लेटर्स में आपको उसको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है, आपको जैसे ही आपने विड्रॉ किया, आपको तुरंत उसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। और जो स्टोर ब्लड है वो भी उसे रोज़ इंस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि आपने उसे लेके रख दिया उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको भी आपको इंस्पेक्ट करना है रोज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉस्पिटल में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं तो विदिन 30 मिनट आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है। फ्रीजिंग या फिर हीटिंग अगर ब्लड की हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसमें सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आप रिसेप्टर का ब्लड सैंपल भेजते हैं ग्रुपिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए, तो आपको भी उसे लेबल करना है। वो हर चीज़ में लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी राइटली लेबल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो अपरेटस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, BP अपरेटस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कहीं से भी एयर नहीं आनी चाहिए। फिर आपको रिकमेंड किया जाता है 18 गेज का निडल यूज़ करना है, ताकि रेड ब्लड सेल्स को जो है आपकी डैमेज ना हो और आपका फ्लो रेट भी एडिक्वेट रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको कोई भी मेडिकेशन पेशेंट को नहीं देनी है, ना कोई एंटीबायोटिक, ना विटामिन, ना कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद जो इन्फ्यूजन सेट है, आपको उसको नॉर्मल सलाइन से पहले वॉश करना है, देन आपको नॉर्मल सलाइन से उसे स्टार्ट करना, मतलब उसमें एक बार नॉर्मल सलाइन पास करना है, देन उसमें आपको ब्लड पास करना है। उसके बाद जब आप ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हो उससे पहले वाइटल साइंस आपको लेने हैं, ठीक है। 5 to 10 ml फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स आपको रेट रखना है, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन पता चल जाए। उसके बाद जब पूरा ब्लड या फिर जो पैक सेल्स है आपको कोल्ड उन्हें टेम्परेचर पे एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। आपको रूम टेम्परेचर पे भी आप ला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका ब्लड एक बार एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो गया है तो आपको उसे डिस्कार्ड करना है। पेशेंट को देखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही जब आप ब्लड लगा रहे, कोई रिएक्शंस तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो जैसे ही कोई रिएक्शन अगर आ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही, तो आपको अपनी जो चार्ज नर्स है या फिर फिजिशियन है उनसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, उन्हें बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को वार्म और कंफर्टेबल रखना है विद ब्लैंकेट अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेड पार्ट आपको यूज़ करना है बिफोर द प्रोसीजर। उसके बाद क्या करना है, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं आपको उसका रिकॉर्ड करना है, डेट एंड टाइम, ठीक है, कितना अमाउंट आप दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्या रेट है, कोई रिएक्शंस आए नहीं आए, कोई मेडिकेशंस आपने एडमिनिस्टर करी थी, तो ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना है। तो अब आते हैं हम प्रोसीजर पे। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि आपको सबसे पहले पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को बताना है, बेसिकली पेशेंट को बताना है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रिलेटिव्स को भी बताना होता है, ठीक है। उसके बाद उन्हें कंफर्टेबल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इक्विपमेंट बेड साइड लेके जाने हैं। उसके बाद क्या करना है, नीडल और जो कैजुअल है आपको उसको इंसर्ट करना है इन द वेन विद द कंप्लीट एसेप्टिक टेक्निक। उसके बाद नीडल को पोजीशन में बाय एडहेसिव टेप आप रखेंगे। फिर छोटे बच्चों में या फिर जो डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होते हैं तो उनमें आपको स्प्लिंट यूज़ करना है, ठीक है, सिक्योरली, फिर उसको बैंडेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो रेट है फ्लो का वो 40 to 45 ड्रॉप पर मिनट रखना है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन रखना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट और ब्लड दोनों को कॉन्स्टेंटली इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। अगर चलिए शिवरिंग आ रही पेशेंट में, ठीक है, इन्फ्यूजन के टाइम पे, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, ब्लड स्टॉप कर देना है और आपके जो ट्यूबिंग है उसको स्टेराइल फ्लूइड से फ्लश करना है। एंड उसके बाद क्या करना है, फिजिशियन को बताना है। आफ्टर केयर क्या करनी है, इन्फ्यूजन जब आपका शुरू हो गया तो नर्स को ये देखना है कि वो सिक्योर्ड है, ठीक है। और
जो पेशेंट की मूवमेंट है बेड में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आईवी कैनुला जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, या फिर जो आपने आईवी लाइन डाली है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जहाँ पर आपने कैनुला लगाया वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन के साइंस तो नहीं है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो इंसिजन साइट होती है उसको क्लीन रखना है, ठीक है, उसको ड्रेसिंग करनी है, उसकी हीलिंग करनी है अगर उसमें वुंड है तो, ठीक है। और आफ्टर अ वीक क्या सूजर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है आपके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज चेन ऑफ इन्फेक्शन। येस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, शॉर्ट आंसर्स में भी आता है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि बेसिकली चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो इसके लिए आपके पास 6 मोड्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। पहला लिंक इन्फेक्शियस एजेंट, दूसरा रिजर्वायर, तीसरा पोर्टल ऑफ एग्जिट, फिर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम है, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। सो जो लिंक्स है उसमें आपके क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट है, ठीक है। जो इन्फेक्शियस एजेंट है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स जो भी हैं वो सारे के सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, सबसे पहला तो वो एजेंट आता है। उसके बाद उस एजेंट का रिजर्वायर आता है। रिजर्वायर मीन्स कि जहाँ पर वो अपने आप को इन्वेड करेंगे, ग्रो करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ रिजर्वायर, ठीक है। तो ह्यूमंस, एनिमल्स और इन्वायरमेंट रिजर्वायर का काम करते हैं, ठीक है। अगर रिजर्वायर एक इंसान है, लाइक जिस इंसान को कॉमन कोल्ड हुआ है, सही, वो भी एक रिजर्वायर है, ठीक है। एक डॉग रेबीज़ का रिजर्वायर है, ठीक है, उसके अंदर वायरस रहते हैं रेबीज़ के, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर में बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, तो वो रिजर्वायर का काम करे। तो कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन जो होता है एक इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करता है, बट पूरे कभी मतलब सिम्टोमेटिक नहीं होता है या बीमार नहीं होता है, बस उसे कैरी करता है, तो इसको बोला जाता है कॉलोनाइज्ड, ठीक है। और पर्सन जो है वो कैरियर है, और जो वो आपका इन्फेक्शियस एजेंट है वो कॉलोनाइज्ड है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को इन देयर नोजेस कैरी करते हैं, बट वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। फिर आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी कि अब देखो, सबसे पहले एजेंट था, ठीक है, उस एजेंट को भी कहीं इन्वेड करके अपने आप को ग्रो मल्टीप्लाई करने के लिए जगह चाहिए थी, वो है रिजर्वायर। अब उसे किसी में अगर कॉज करनी है अपनी डिजीज़, तो उसको एक पोर्टल ऑफ एग्जिट चाहिए कि वो निकलेगा कहाँ से, रिजर्वायर से, दैट रूट इज़ पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। तो ह्यूमंस में पोर्टल ऑफ एग्जिट जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है या ओपनिंग ऑफ द स्किन है। फॉर एग्जांपल पैथोजेंस जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं अगर वो किसी दूसरे पर्सन की नोज़ या माउथ से आ रहे हैं। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कि वो एग्जिट तो कर गए, अब उसे दूसरे की बॉडी में जाने के लिए वो किस वे में गए, किस वे में उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप से ट्रैवल नहीं करके जा सकते, ठीक है। तो किस वे में उन्हें ट्रैवल करना पड़ा कि वो वहाँ पहुँचे, दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है, या एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। लाइक कि कोई एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है, वुंड इन्फेक्टेड पेशेंट है, आपने उसकी शीट्स को टच किया या उसके ड्रेनेज को टच किया है, ठीक है, उसकी ड्रेनेज जो रखा है उस शीट को आपने टच किया है, तो वहाँ पर क्या टचिंग विदाउट वॉशिंग हैंड्स, ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है आपका, ठीक है। जैसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट है कि किसी ने खांसा या छींका, तो उससे क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है बॉडी में। नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद हमारा क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री की अब वो न्यू होस्ट में किस वे में आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये रिवर्स है पोर्टल ऑफ एग्जिट का, लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन ब्रेक डाउन, आर्टिफिशियल ओपनिंग्स, ठीक है। तो लाइक आईवी लाइंस जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं, तो वहाँ से वो एंटर कर सकता है, हाई रिस्क पे होता है, ठीक है, क्योंकि वो ओपन पाथ दे देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने के लिए। तो जो ट्यूब्स होती हैं उनको म्यूकस मेम्ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है, लाइक यूरिनरी कैथेटर, तो वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्रेंस को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इंसान का ह्यूमन सिस्टम जो होता है वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है, वो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंसेस यूज़ करता है, ठीक है। तो डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन ये आप इस चैप्टर में देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आता है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट यानी कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है।
फॉर डेवलपिंग द इन्फेक्शन। ठीक है, जब आप उसे इन्फेक्शियस एजेंट के पास छोड़ दोगे तो उस इंसान में लाइक द हाई प्रोबेबिलिटी पर्सन की उसमें इन्फेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन देयर इम्यून सिस्टम डिफेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फेंट है, 2 साल के बच्चे, ओल्डर एडल्ट है 65 या उससे ओल्डर है, तो वो हाई रिस्क पे रहते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम्स होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है या फिर वीक हो जाता है। और एडिशनली कोई ऐसा इंसान जिसको क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़, तो वो भी एक हाई रिस्क पे रहता है। ठीक है, हेल्थ केयर सेटिंग्स में ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट जो उसको ससेप्टेबल होस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल डिवाइसेज यूज़ हो रही हैं, मेडिकेशंस यूज़ हो रही हैं, तो वो क्या कर रही है, वल्नरेबिलिटी बढ़ा दे रही है उसके आसपास इन्फेक्शियस एजेंट की, जिससे क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। ठीक है, एज अ केयर गिवर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पेशेंट को ससेप्टिबिलिटी से बचाना है। तो कैसे करना है, आपको चेन ब्रेक करनी है। वो चेन ब्रेक करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड, आपका मेन इंपॉर्टेंट मेथड है हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। यस, इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। केयर ऑफ डाइंग पेशेंट में क्या आता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डाइंग पेशेंट क्या है, व्हाट इज़ डेथ। डेथ क्या है, लाइफ के 2 एक्सपेक्ट का एक एक्सपेक्ट जो है वो है डेथ, जो हर किसी को फेस करना ही करना है। ठीक है, डेथ सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, या फिर ऑन गोइंग एक्सपेक्टेड भी होती है। ठीक है, तो नर्स को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड करनी है और ये देखना है कि डेथ का जो है उस पर्सन पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उसकी फैमिली पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, आपको ये भी देखना है। ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट क्या बेसिकली रिमेंबर करने हैं या माइंड में रखते हैं, वो ये है कि डेड बॉडी की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अननेसेसरी एक्सपोजर या इररिलेवेंट कन्वर्सेशंस नहीं होने देनी है। ठीक है, उसके बाद बॉडी को आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कराना है। क्लोथिंग्स, ज्वेलरी या दूसरे जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है, बिलोंगिंग्स है, आपको उन्हें अच्छे से रखना है, उनकी केयर करनी है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेप होता है सबसे पहला कि जो भी जिस भी पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया है कि लाइक ही इज़ डेड और इज़ नो मोर, तो आपको क्या करना है, डॉर्सल पोजीशन में बॉडी को रख देना है। ठीक है, एक सर के नीचे एक छोटा सा पिलो रखना है, बाकी उसे नॉर्मल लिटा देना है, बॉडी को स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, अगर कोई डेंचर्स हैं तो उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सारे अप्लाइंसेस, कैथेटर, ट्यूबिंग्स, ठीक है, वेंकुलाइसिस सेट, सारा कुछ रिमूव कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आइज़ और माउथ अगर पेशेंट की ओपन है तो उसे क्लोज कर देने। उसके बाद क्या है, जो आइज़ में आपको क्या करना है, अपर लिड को लोअर लिड से अब जेंटली प्रेशर अप्लाई करके उसे बंद कर देना है फॉर अ वाइल, तो वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद माउथ में क्या करना है, आपको जॉज टुगेदर रखने हैं। ठीक है, बाय प्लेसिंग रोल टावल इन द टिन। ठीक है, चिन के वहाँ पे आपको टावल रख देना है, सो दैट क्या है, उससे वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और जो माउथ है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या, एक्स्ट्रा बेड ले लेनी या कैम्स या जो भी आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, सिर्फ एक शीट रखनी है बॉडी पे कवर करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, लाइसॉल सोल्यूशंस को यूज़ करके आपको बॉडी को पूरा बाथ करना है। उसके बाद सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है, आपको तुरंत चेंज करनी है। ठीक है, और एनस में कॉटन डाल देना है आपको, अगर विजाइना है तो, फीमेल है तो विजाइना में कॉटन डाल देना है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है नोज़ या माउथ से तो उन्हें भी पैक कर देना है। फॉरसेप्स यूज़ करना है आपको उस केस में, हाथ से नहीं करना है। ठीक है, डायपर प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फुल हैंड्स ओवर द चेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो कॉटन मतलब कि आपको क्या करना है, जो रिस्ट है उसको बांध देना है। ठीक है, 2 रिस्ट का आपस में विद अ बैंडेज, और एक रिस्ट पे टैग लाइन लगा देनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, एंकल्स को भी पैड कर देना है, उनको भी टाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको श्राउड रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बॉडी पे अच्छे से एक शीट से उसे रैप कर देना है और एक टैग सेंटर पे लगाना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिपेयर बॉडी को शीट से कवर करना है और हेड नर्स को बताना है या जो भी है जो बॉडी को मॉर्चरी लेके जाएगा उन्हें बताना है। So thank you so much guys, this is the end of the video, and if you have any queries please drop in the comment section, and thank you for watching.